ब्रह्मांड का बनना एक पहल ही रही है। तो वर्तमान में जब हम बिग बैंग की बात करते हैं तो इसको ठीक से समझने के लिए हमें पहले हिग्स फील्ड को भी समझना पड़ेगा। हिग्स एक ब्रिटिश थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट थे और उन्होंने कहा कि ये पूरा जो ब्रह्मांड है ये खाली नहीं है, इसमें पूरा एक हिग्स फील्ड भरा हुआ है और जब ऊर्जा के कण इससे इंटरेक्ट करते हैं तो उसके अंदर मास पैदा होता है। तो जिस वक्त पिंग की बॉल के बराबर जो बॉडी थी उसमें जो विस्फोट हुआ उससे अपार ऊर्जा निकली और जब उससे अपार ऊर्जा निकली तो वो ऊर्जा के कण जो थे वो पूरे ब्रह्मांड में प्रकाश की गति से गति करने लगे और 10 की घात -12 सेकंड पश्चात, जिसे आप कह सकते हैं कि 1 सेकंड का खरबों हिस्सा, उतने सेकंड के पश्चात हिग्स फील्ड एक्टिव हो गया। हिग्स फील्ड तो पहले भी था लेकिन वो ग्राउंड स्टेट में था, वो एक्टिव नहीं था। लेकिन 10⁻⁻12 सेकंड के पश्चात वो हिग्स फील्ड एक्टिव हो गया और जब हिग्स फील्ड एक्टिव हुआ तो ये ऊर्जा के जो कण थे, चाहे इसमें क्वार्क थे, चाहे इसमें इलेक्ट्रॉन थे, चाहे इसमें ग्लूऑन थे या इसमें फोटॉन थे या अन्य थे, वो इन हिग्स फील्ड से इंटरेक्ट करने लगे और जब वो हिग्स फील्ड से इंटरेक्ट करने लगे तो फिर मास पैदा हुआ। क्या इसको देखें कैसे ये हुआ। पूरा जो ब्रह्मांड था पहले इस पिंग पोंग के बराबर एक बॉल है, इसके अंदर समाया हुआ था, इसमें विस्फोट हुआ और इसमें विस्फोट हुआ और इसमें से ऊर्जा निकली और ऊर्जा जैसे ही निकली तो उसके 10 की घात विस्फोट के 10 की घात -12 सेकंड के पश्चात ये हिग्स फील्ड एक्टिव हो गया। शुरुआती तौर पर अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई फील्ड नहीं है। अब इसमें जब विस्फोट हो रहा है तो आप देखेंगे कि इसके कुछ समय पश्चात इसमें ये हिग्स फील्ड जो आपको दिखाया जा रहा है ये एक्टिव हो गया। इसको फिर से एक बार देखें, शुरुआती तौर पर यहाँ पर कोई फील्ड नहीं है लेकिन जब इसमें विस्फोट हो रहा है तो उसके बाद ये हिग्स फील्ड ये पैदा हो गया। अब ये हिग्स फील्ड पैदा हो गया तो ये जो ऊर्जा के कण जो है ये हिग्स फील्ड से इंटरेक्ट कर रहे हैं और जब ये इंटरेक्ट कर रहे हैं तो फिर मास पैदा हो रहा है। कुछ कण ऐसे हैं जो मास पैदा कर रहे हैं और कुछ कण ऐसे भी हैं जिनसे कोई मास पैदा नहीं हो रहा है। जैसे फोटोन है, फोटोन इस हिग्स फील्ड से क्रिया करता ही नहीं, ये सीधा आगे निकल जाता है तो उससे मास पैदा नहीं होता। लेकिन इलेक्ट्रॉन है या क्वार्क्स है, ये इस हिग्स फील्ड से क्रिया करते हैं और उससे उनमें मास पैदा होता है। क्या मान लीजिए ये आपका क्वार्क है, ये इलेक्ट्रॉन है, तो क्वार्क और इलेक्ट्रॉन जब हिग्स फील्ड से क्रिया कर रहे हैं तो वो मास पैदा कर रहे हैं। ये सब E=mc² के नियम के हिसाब से हो रहा है। जो इसके अंदर की एनर्जी थी वो हिग्स फील्ड से क्रिया करने के पश्चात तो धीमा हो रही है और उसके बाद वो रेस्ट मास में कन्वर्ट हो जा रही है। और लेकिन ये जो फोटोन को आप देख रहे हैं या ग्लूऑन को आप देख रहे हैं, ये फोटोन या ग्लूऑन जो है हिग्स फील्ड से इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं और इनसे कोई भी मास इंक्रीज नहीं हो रहा है। जरा देखें, देखिए ये मास बन गया। फिर आप देखें इसको दोबारा, ये आपका क्वार्क है, ये आपका इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों पर मास बन जा रहा है। जबकि इन दोनों पर ये जो आपका फोटोन है या ग्लूऑन है ये हिग्स फील्ड से इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं और इनमें मास नहीं बन रहा है। तो इसकी ऊर्जा तो मास में कन्वर्ट हो जा रही है, क्वार्क की ऊर्जा मास कन्वर्ट हो जा रही है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा मास में कन्वर्ट हो जा रही है। लेकिन फोटोन और ग्लूऑन जो है वो हिग्स फील्ड से क्रिया नहीं कर रहे हैं और ये सीधे इससे निकल जा रहा है, इसमें मास भी क्रिएट नहीं हो रहा है। फिर देखें ये मास पैदा हो गया और ये सब के सब E=mc² के नियम से ही हो रहा है। तो जो कण जितना ज्यादा हिग्स फील्ड से संघर्ष करेगा या उसे प्रतिक्रिया देगा उसमें उतना ज्यादा मास क्रिएट होगा और जो जितना कम संघर्ष करेगा या जितना कम हिग्स फील्ड से इंटरेक्ट करेगा उसमें उतना कम मास क्रिएट होगा। आप देखेंगे कि जैसे क्वार्क है, ये हिग्स फील्ड से ज्यादा इंटरेक्ट करता है तो इसमें ज्यादा मास क्रिएट होता है। इलेक्ट्रॉन है, ये हिग्स फील्ड से कम इंटरेक्ट करता है तो इसमें कम मास पैदा होता है।
और प्रोटॉन हिग्स फील्ड से क्रिया नहीं करता है तो उसमें मास क्रिएट नहीं होता। ऐसे ग्लूऑन भी इस हिग्स फील्ड से कोई क्रिया नहीं करता तो उसमें भी मास क्रिएट नहीं होता। अब थोड़ी सी एक संशय आपके दिमाग में पैदा हो सकता है कि जो हम कह रहे हैं कि कण, ऊर्जा के कण क्रिया कर रहे हैं, तो उसमें लगता है कि अगर कोई कण है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर मास होगा। लेकिन जो क्वांटम थ्योरी है उसके हिसाब से तो कण के लिए मास होना जरूरी नहीं है। ऊर्जा के जो समूह है उसको भी हम कण कहते रहे। अब एक संशय हमारे दिमाग में ये पैदा हो सकता है कि जब ऊर्जा के कण हिग्स फील्ड से गुजर रहे हैं तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई कण हिग्स फील्ड से गुजरे और हिग्स फील्ड से क्रिया ना करे, जबकि पूरे ब्रह्मांड के अंदर हिग्स फील्ड फैला हुआ। तो इसको समझने के लिए थोड़ी सी आप इसको देखें। और मान लीजिए ये आपका नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है, ये चुंबकीय क्षेत्र है। मान लीजिए इस चुंबकीय क्षेत्र में अगर हम लोहे के कण को गुजारेंगे तो आप पाएंगे कि ये नॉर्थ पोल की ओर या साउथ पोल की ओर कोई अट्रैक्ट हो जाएगा। चुंबक इसको अपनी ओर खींच लेगा क्योंकि लोहे के अंदर चुंबकीय गुण है। अगर आप सोडियम के कण को इससे गुजारेंगे तो सोडियम का कण भी थोड़ी बहुत चुंबकीय क्षेत्र से विचलित हो जाएगा, क्योंकि ये भी पैरामैग्नेटिक पदार्थ है, इसके अंदर थोड़ी बहुत चुंबकीय कण है। लेकिन अगर आप प्लास्टिक को आप गुजारेंगे तो प्लास्टिक के कण चुंबकीय क्षेत्र से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होंगे, क्योंकि उसका चुंबकीय गुण उसके अंदर नहीं है। अच्छा, पहले इसको जरा देख लें। ये देखिए लोहे के कण अट्रैक्ट हो जा रहे हैं। अगर सोडियम के कण देखें तो ये थोड़ी सी डिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं, आप ख्याल करें डिफ्लेक्ट हो रहा है। और लेकिन प्लास्टिक के कण जब चुंबकीय क्षेत्र से गुजर रहे हैं तो ये बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हो रहा है। इस तरह से जो हमारे क्वार्क के पार्टिकल है वो हिग्स फील्ड से इंटरेक्ट कर रहे हैं। हिग्स फील्ड उनके आगे बढ़ने के रास्ते में बाधा उत्पन्न कर रहा है और उसके अंदर मास क्रिएट हो रहा है। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन भी हिग्स फील्ड से इंटरेक्ट कर रहा है, उसके अंदर भी मास पैदा हो रहा है। लेकिन फोटोन हिग्स फील्ड से बिल्कुल क्रिया नहीं कर रहा है। जैसे आपने देखा कि यहाँ प्लास्टिक का जो पार्टिकल था ये चुंबकीय क्षेत्र से कोई क्रिया नहीं कर रहा था, उसी प्रकार से फोटोन हो या ग्लूऑन हो, ये हिग्स फील्ड से कोई क्रिया नहीं कर रहा है और वो हिग्स फील्ड में आराम से निकल जा रहा है, जिसकी वजह से उसके अंदर कोई भी मास क्रिएट नहीं हो रहा है। अब थोड़ी ये बात समझने की है। क्वांटम थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड एक फील्ड है मान लीजिए, और जब किसी जैसे हमने हिग्स फील्ड का पूरे ब्रह्मांड के हिग्स फील्ड भरा हुआ है, और जब फील्ड में कोई ऊर्जा की लहर पैदा होती है, कोई रिपल पैदा होती है, तो हमको यह एहसास होता है कि यहाँ पर कोई कण है। तो जो रिपल पैदा होती है, जो ऊर्जा की जो लहर पैदा होती है, उसको हम कण कह देते हैं। आप देखें कि जैसे फोटोन को भी हम कण कहते हैं, लेकिन फोटोन का मास शून्य और वह बिना किसी रुकावट के हिग्स फील्ड में गति करते ही रहता। तो कण जो है मूल रूप से ऊर्जा का एक बंडल है। अगर मान लीजिए आप इसको हिग्स फील्ड माने, पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ अगर हम ये लिक्विड को अगर हिग्स फील्ड माने, तो उस वक्त आप देखेंगे जो इसमें लहरें जो पैदा हो रही है तो वो ही पार्टिकल्स को दिखाएंगे। जैसे आप देखिए ये लहर पैदा की है तो ये किसी कण को। अब जो पीटर हिग्स ने जो बात कही थी कि पूरे ब्रह्मांड के अंदर हिग्स फील्ड है, और हिग्स बोसोन की उन्होंने बात कही थी और ये कहा था कि जब ऊर्जा के कण हिग्स फील्ड से गुजरते हैं तो उसके अंदर मास क्रिएट होता है। तो इसकी पुष्टि के लिए एक प्रयोग किया गया और ये प्रयोग हुआ जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में, जमीन से करीब 100 मीटर नीचे 27 किलोमीटर लंबी एक गोल सुरंग बनाई गई और उसमें 2 फोटॉन्स की जो किरणें हैं उनको विपरीत दिशाओं में भेजा गया और जब वो टकराए तो उनसे अपार ऊर्जा क्रिएट हुई। तो थोड़ी इसको आप देखें कि ये सर्न में ये LHC जिसको हम कहते हैं लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर, वो ये है 10 किलोमीटर लंबा ये LHC है और इस पर विपरीत दिशाओं पर ये प्रोटॉनों को हमने भेजा और ये प्रोटॉन जब आपस में टकराए तो उससे बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकली। और ये कहते हैं कि जब ये टकराए तो उसमें हिग्स बोसोन निकला, लेकिन हिग्स बोसोन जरा भारी था, तो भारी होने के कारण वे
पुनः टूट गया। और हिग्स बोसोन के टूटने का जो तरीका है वो यह है कि हिग्स बोसोन टूट के या तो 2 फोटोन बनाते हैं या जेड बोसोन या डबल बोसोन जैसे अन्य भारी कणों में वो बदल जाते हैं। इस सब को देखने के लिए हमने इस LHC में ये बड़े बड़े कैमरे लगाए, एटलस और CMS ये कैमरे लगाए और जिन्होंने पूरी घटना को कैप्चर किया। और जब वैज्ञानिकों ने ये जो प्रोटॉनों की जो रेस की टक्कर से जो हमको डेटा मिले, उन डेटा को जब प्लॉट किया तो उन्होंने पाया कि 125 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के विशिष्ट द्रव्यमान था कि 125 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर हमको प्रोटॉनों की जोड़ों की उच्च संख्या दिखाई पड़ रही है। और जब से ग्राफ देख रहा है तो ग्राफ में उभार दिखाई पड़ रहा था। इस उभार को हिग्स बोसोन के प्रेजेंस का पक्का आधार माना गया और इसी हिग्स बोसोन को फिर हमने गॉड पार्टिकल कहा। अब इसको थोड़ी सी इसको देखिए ये हुआ कैसे। देखिए ये LHC है और लार्ज हैड्रन कोलाइडर है, इसमें दोनों एक ओर से ये और एक ओर से ये प्रोटॉन की किरणें आ रही है और जब ये टकरा रही है तो आप देखिए जब ये टकरा रही है तो ये जो आपका बीच में दिखाई पड़ रहा है ये हिग्स बोसोन है, ये आपका हिग्स बोसोन है। और इसकी जब खोज हुई तो इसीलिए फिर पीटर हिग्स को 2013 में नोबेल प्राइज भी दिया गया और इसने ब्रह्मांड के अनेक रहस्यों को खोलने में फिर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।